नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी मेरे वीडियोस को देखते हैं और उसको देखने के बाद, अच्छे से सुनने के बाद आपके जो भी सवाल होते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते हैं। आपके सवालों को पढ़ के मुझे दूसरे वीडियोस को बनाने की प्रेरणा मिलती है, प्लस आपके सवालों के जवाब देने की भी मैं पूरी कोशिश हमेशा करता हूं। और इससे ये भी पता चलता है कि आप सभी के मन में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भ्रमित करते हुए नज़र आ रही है। ऐसा ही एक सवाल मेरे पास आया था कि सर 2025 के 6 महीने तो निकल चुके हैं, 7 महीने निकल चुके हैं, और क्या अब विश्व युद्ध होने की कोई संभावनाएं दिखाई देती हैं या नहीं देती हैं। विश्व युद्ध एक ऐसा शब्द है जो सुनकर मन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। विश्व युद्ध बार बार एक डर का माहौल पैदा करता है, एक नेगेटिविटी को पैदा करता है और साथ ही साथ एक अनस्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज हमें पता है कि किसी भी चीज़ के खराब होने के बाद उस चीज़ से रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, और विश्व युद्ध अगर होता है तो देश में और दुनिया में बहुत सारा नुकसान होगा और उस नुकसान से बाहर निकलने में हमें वापस से सालों लग जाएंगे। हमने इतनी मुश्किल से इतनी प्रगति करी है, इतनी तरक्की करी है, अपने देश को इतने ऊंचे लेवल पर हम लेके गए हैं, और इसके बाद देश और दुनिया में जिस तरह से माहौल बन रहा है, विश्व युद्ध की आहट जो हमें देखने को मिल रही है, ये विश्व युद्ध की आहट क्या विश्व युद्ध को लेकर के आएगी या हमें कोई कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा रास्ता देखने को मिलेगा? कब तक हम इसी तरह के माहौल में और इसी तरह की डर की जिंदगी को जीते हुए नजर आएंगे? इसके बारे में कुछ कैलकुलेशंस मैं आज करने वाला हूं जो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि ये कैलकुलेशंस आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। देखिए, विश्व युद्ध की अगर मैं कहानी को देखता हूं थोड़ा सा, तो हमें ये पता है कि दुनिया में हर तरफ वॉर की इक्वेशन बनी हुई है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एशिया में अगर हम ध्यान से देखिए, पश्चिमी एशिया को आप ध्यान से देखिए, वहां से आप मिडिल ईस्ट तक देखिए, हर तरफ जो है वो वॉर की इक्वेशंस यहां पर बनी हुई है। रशिया और यूक्रेन कुछ समय के लिए शांत रहते हैं, फिर एक दूसरे पर हमला करके वर्ल्ड में एक नया केओस क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ईरान और इजराइल के बीच में भी सेम चीज यहां पर चल रही है, और बीच में काफी सारे लोगों को तो ऐसा लगने लग गया था कि ईरान और इजराइल के बीच में परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी। उस तरफ से अमेरिका की एंट्री हो रही थी और लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया था कि ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है और यहां पर परेशानियां देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ रशिया और यूक्रेन पिछले 3 साल से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, और ऐसे में बार बार सुनने को मिलता है कि अब यूक्रेन या रशिया में से कोई एक जो रहेगा वो एक दूसरे पर हावी रहेगा। अब यूक्रेन को नाटो की मदद मिलेगी और पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर होगी। और या फिर एक और चीज जो बहुत बड़े लेवल पे सुनने को मिली थी कि अब रशिया जो है वो न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत करने वाला है, रशिया अब न्यूक्लियर हमला करने वाला है। यही कुछ चीजें हमें देखने को मिली थी इजराइल और ईरान की तरफ भी, जहां पर लड़ाई जो थी वो न्यूक्लियर चीजों को सेंट्रलाइज करके ही देखी जा रही थी, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर प्लांट यहां पर स्टैब्लिश करना चाहता है और कंट्रीज उसे सपोर्ट नहीं कर रही। इस वजह से चीजें जो है वो परेशानियों में आगे दिखती नजर आ रही है। इवन दो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था अभी थोड़े दिनों पहले, तब भी न्यूक्लियर चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी थी, न्यूक्लियर वर्ड हमने सुन लिया था। ऐसे में जब एक केओस की सिचुएशन हमें वर्ल्ड में देखने को मिल रही है, प्लैनेटरी इक्वेशंस क्या दिखाती हैं? क्या वाकई में कोई वॉर की इक्वेशंस यहाँ पर बन रही है या नहीं बन रही? देखिए, इसे थोड़ा सा ध्यान से जब हम समझते हैं, देवगुरु बृहस्पति जब अस्त अवस्था में थे तब वॉर की इक्वेशंस को काफी ज्यादा करीब से देखा जा रहा था। देवगुरु बृहस्पति जब अस्त से उदय अवस्था में आए तो हमने चीजों को ठीक होते हुए देखा, हमने चीजों को अच्छे परिणाम में आते हुए देखा। उसी तरह से मंगल और केतु जब युति संबंध में थे तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंगल और केतु जो है वो वॉर करा करके ही रहेंगे। हालांकि ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर हमने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था, बट बाकी कई सारे लोग थे जो इस चीज को कैलकुलेट करके ये चीज भी बोल रहे थे। मंगल और केतु की युति भी यहां पर खत्म हो गई और हम उस दौर से भी बाहर निकल चुके हैं।
इसके बाद एक और दौर शुरू हुआ, मंगल केतु की युति के साथ ही मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी बन रहा था। हम उस इक्वेशन से भी बाहर निकल चुके हैं और अभी करंट में मंगल और शनि का समसप्तक योग यहां पर बना हुआ है और यही देखा जा रहा है कि ये वॉर फिर से ट्रिगर होते हुए नजर आएगी। क्या वॉर वापस से ट्रिगर होगी? क्या हम सभी वापस एक वॉर के सिनारियो में आते हुए दिखेंगे? देखिए, ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो प्लस पॉइंट क्या है कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो अभी अच्छी अवस्था में और अच्छी चाल में आगे बढ़ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अस्त थे, फिर उदय हुए, बट उदय होने के बाद भी राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, आद्रा नक्षत्र में। इस वजह से वो नेगेटिव ही देखे जा रहे थे और अब आने वाले कुछ ही दिनों में देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपको जरूर दूंगा कि देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश देश और दुनिया पर कैसा परिणाम देगा। बट देवगुरु बृहस्पति अच्छे दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि नक्षत्र वाइज तो अच्छे हो ही रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में प्रवेश करने के लिए भी तैयार होने वाले हैं और अपनी अतिचारी गति को आगे और तेजी से बढ़ाने वाले हैं। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि देवगुरु बृहस्पति जब तक पॉजिटिव अवस्था में है तब तक वॉर के कयास लगाना गलत रहेगा, क्योंकि ये फुल फ्लैश वॉर तो नहीं दिखाई देती। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो एक और चीज, अभी कुछ ही दिनों में जब मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे उस समय पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनेगी कि मंगल और शनि का षडाष्टक फिर बनते हुए नजर आएगा और मंगल और शनि का ये षडाष्टक जो है ये डेफिनेटली नेगेटिविटी को ट्रिगर करेगा, क्योंकि पिछला मंगल शनि का षडाष्टक उतना खतरनाक नहीं था जितना आने वाला मंगल शनि का षडाष्टक रहेगा। इस वजह से ये बिल्कुल क्लियर है कि वर्ल्ड में कैओस की इक्वेशन तो हम जरूर बनते हुए देखेंगे, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। ये आने वाले ग्रहण जो रहेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये भी कहीं ना कहीं दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति को दिखाते हैं और इस वजह से ये भी कहा जा सकता है कि इन्हीं कंट्रीज के बीच में, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो जाए, चाहे वो भारत पाकिस्तान हो जाए, चाहे वो ईरान और इजराइल हो जाए, इनके बीच में फिर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। विवादों में कहीं ना कहीं दुनिया रहेगी और दूसरे देश एक दूसरे के साथ संबंध को खराब करते हुए नजर आएंगे। यही समय आने वाले समय को आने वाले ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है। एक और चीज यहां पर देखी जाती है कि न्यूक्लियर वॉर, अगर मैं बात करूं, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर बहुत महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है। अभी करंट समय में या साल 2025 में मैं किसी भी तरह की न्यूक्लियर वॉर की कैलकुलेशंस को नहीं देख रहा, क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर वॉर देखें और हिस्ट्री को देखें तो शायद जापान में जो परमाणु बम गिरे थे वही सबसे बड़ी न्यूक्लियर इक्वेशन देखी जाती है। ऐसे में अभी के करंट ग्रहों की इक्वेशंस को देखा जाए तो ये सिमिलर पैटर्न को फॉलो तो नहीं कर रहे और साथ ही साथ ग्रहों में न्यूक्लियर इक्वेशन को जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो उसमें बृहस्पति का खराब होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर एक बड़े रेडिएशन को फैलाता है, एक बड़ी मास डेथ को दिखाता है और ये मास डेथ जब तक बृहस्पति खराब ना हो होना मुश्किल होता है। इसीलिए, और ये अभी नहीं, ये हिस्ट्री है, आप उठा के देख लीजिए, चाहे कोई भूकंप हो, चाहे कोई किसी भी तरह का कोई बाढ़ की स्थिति हो या फिर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें हजारों लाखों लोगों को एक साथ नुकसान हुआ हो, उस समय पर बृहस्पति किसी न किसी रीजन से खराब हुए हैं और बृहस्पति की वो खराब चाल ही कहीं ना कहीं बड़े डिजास्टर को इंडिकेट करती है। इस वजह से हमेशा ये कहा जाता है कि जब मास डेथ की इक्वेशन बन रही है तो बृहस्पति का खराब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति का अतिचारी होना खराब होना नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। अतिचारी होने में भी बृहस्पति की अपनी चाल मायने रखती है और बृहस्पति मिथुन राशि में आधे से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, कर्क राशि की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं और बहुत जल्दी कर्क राशि में एक अच्छे नक्षत्र में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। तो ये तो जरूर कहा जा सकता है कि इस समय पर ये वर्ल्ड वॉर की ना तो आहट है और ना ही ये किसी तरह के विश्व युद्ध की शुरुआत है और ना ही 2025 का साल किसी तरह की न्यूक्लियर वॉर का या किसी तरह के विश्व युद्ध का साल है।
उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को अच्छे से समझ चुके हैं और आने वाले महीनों में भी अगर किसी दो देशों के बीच में कोई परेशानियां होती हैं तो इसे आप विश्व युद्ध का नाम ना दें, इसे आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट के नज़र से ही देखिएगा जो बार बार ठीक होगा बिगड़ेगा, ठीक होगा बिगड़ेगा। इसी स्थिति को लेकर के हम आगे देखते हुए नजर आएंगे। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मैं अभी स्पेसिफिक कंट्रीज़ को लेकर के भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। बहुत जल्दी आपको एक कंट्रीज़ के बारे में बताना शुरू करूँगा कि उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए आने वाला समय कैसा जाता हुआ नजर आएगा। उससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ वॉर के इक्वेशन में और ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन सी कंट्रीज़ वॉर को बाहर से ही टैकल करने की कोशिश करेगी और किस कंट्री के लिए भाग्योदय होने वाला है और किस कंट्री के लिए एक विनाश का युग यहाँ पर शुरू होने वाला है। सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी। एक एक करके हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके आप सभी के सामने रखने का पूरा प्रयास ज़रूर करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।